नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडवाइस में। और आज हम लोग बजट को डिकोड करेंगे और यहाँ पे मैं बजट से जुड़े कुछ बेहद ही शॉकिंग फैक्ट्स आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप सबने देखा है कि बजट रिलीज़ हो चुका है। बजट बहुत ही शानदार है। 34 लाख बल्कि बोलूँगा 34,83,236 करोड़ का है। काफ़ी बड़ा बजट है। और अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो डिफेंस को 3,47,000 करोड़ दिया है, अलोकेट किया गया है। एजुकेशन को 93,224 करोड़ दिया गया है। हेल्थ पे 74,000 करोड़ खर्च किया गया है। और हाँ, एग्रीकल्चर पे 1,48,000 करोड़ खर्च किया गया है। एग्रीकल्चर के बारे में ज़रूर याद रखिए कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो सरकार ने काफ़ी अच्छा खर्च किया है। तो इसको हम लोग डिकोड करेंगे, समझेंगे कि क्या ये सफिशिएंट है, अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए क्या करके शुरू करते हैं। तो पहला शॉकिंग फैक्ट ये है कि इंडिया की इकॉनमी रिसेशन में चल रही है। अगर जीडीपी की ही बात करते हैं तो जीडीपी -7.5 है और ये पिछले क्वार्टर में -23.9 पे चली गई थी, यानी -23 की जीडीपी पहुंच गई थी। और ये इंडिया की वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है और इस समय भी इंडिया माइनस फिगर में चल रहा है, जिसको फाइनेंशियल टर्म्स में टेक्निकल रिसेशन बोला जाता है। और इंडिया में रिसेशन आ चुका है, बल्कि चल ही रहा है कोविड के आने बाद से, तो बहुत बुरी कंडीशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो इस बजट में रेलवे के बारे में ज़्यादा डिस्कशन इनफैक्ट किया ही नहीं गया, ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। जबकि अगर आप बजट का सीक्वेंस याद करिए तो पहले बजट सीक्वेंस ये था कि पहले इकोनॉमिक सर्वे आता था, फिर रेलवे बजट आता था और फिर उसके बाद यूनियन बजट पेश किया जाता था। लेकिन इस बार के बजट में आप जाके देख सकते हैं रेलवे बजट के बारे में कोई बड़ा डिस्कशन है ही नहीं। अब मैं रेलवे जुड़ी एक बात बता दूं कि रेलवे को जो बजट एलोकेट किया गया है, जिसको डिक्लेयर नहीं किया लेकिन रिपोर्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, वो ये है कि वो 3.22% था पिछले साल, जिसको घटा दिया है सरकार ने, वो 3.16 पे कर दिया, यानी 3.16% पे ला दिया है। एक दूसरा शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर रेलवे की अर्निंग की बात करें तो वो खराब हो चुकी है, क्योंकि अगर रेलवे 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 96.15 रुपये तो उसको खर्च करने पड़ते हैं। तो रेलवे की अर्निंग कमज़ोर हुई है और रेलवे को इधर काफ़ी नुकसान हुआ है। कोविड के आने बाद तो रेलवे बंद ही हो गया था, अगर जब कोई लॉकडाउन चल रहा था, तो रेलवे को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इंडिया में एक सेक्टोरल डिक्लाइन चल रहा है। इंडिया की इकॉनमी में 8 जो मेजर पिलर हैं जो आप जानते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर या डिफेंस सेक्टर। इन सभी को अगर हम एक करके देखें तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जहां पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पे माइनस में नहीं है। अगर हम 2017 को अभी कंपेयर करते जाएं तो एग्रीकल्चर 6.2 पे था, जो अब घट के 3.4% पे चल रहा है, जो कि खराब है लेकिन प्लस में है। लेकिन अब माइनिंग को देखें तो +6.3 पे था, अब घट के -9.1 पे आ चुका है 2017 के सेकंड क्वार्टर से लेकर 2021 के सेकंड क्वार्टर में। अगर आके देखें मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 7.6 पे जो था वो घट के 0.6 पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 0 पे आ चुका है। यूटिलिटीज़ में देखें तो 7.8 से घट के 4.4 पे है। कंस्ट्रक्शन जो बहुत ज़्यादा मजदूरों को रोज़गार देता है, अगर आपको कोविड के दिन याद हो तो पूरे सड़क पे मजदूर टहल रहे थे और वो बड़े शहरों से पैदल ही चल दिए थे, क्योंकि ट्रेनें बंद थी, लॉकडाउन था। तो आप देख सकते हैं उसमें बेतहाशा नुकसान हुआ है। +8.3 पे थे जो घट के -8.6 पे आ गया है। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर जो इंडिया में जितने भी लोग नौकरी करने का सपना देखते हैं, चाहे पीएसयू में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, या जो प्लेसमेंट की बात करते हैं, कंपनीज में प्लेस हो जाते हैं, एमएनसीज में प्लेस होते हैं, उस सेक्टर की बात करें तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है, सबसे बुरे हालात है। +7.7 पे थी 2017 के सेकंड क्वार्टर में, जो इस क्वार्टर में घट के -15.6 है। अगर आपको CMIE का डेटा बता दूं तो इंडिया में 2 करोड़ लोगों की रोज नौकरी गई थी पिछले साल अप्रैल से लेके मई के महीने में। एक और बात बता दूं कि रियल एस्टेट जो बहुत बड़ा जरिया माना जाता है एम्प्लॉयमेंट का, और जो लोगों को घर बनाने का सपना है, देखने का सपना है, डेवलपमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें भी देखा जाए तो काफ़ी नुकसान है। +11.2 पे थे जो अब -8.1 पे आ गए। साथ ही साथ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस की बात करते हैं तो ये भी 6.6 प्लस फिगर में था, जो घट के -12.2 पे आ चुका है। और इंडिया की ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, जो जीडीपी में ऐड होती है, वो हर साल की तुलना में देखा जाए तो माइनस में चल रही है। आप देखें तो इसमें माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, फाइनेंशियल रियल एस्टेट और
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, ये सभी माइनस के फिगर में चल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ा सबूत मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन की बात करते हैं। हाँ, यहाँ तारीफ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सरकार ने अच्छा काम किया है। 2020 में सरकार ने नेशनल या न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी, जो कि बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इतना ही नहीं, सरकार ने स्कूल एजुकेशन पे 54,874 करोड़ और हायर एजुकेशन के लिए 38,351 करोड़ खर्च करने की बात की है। साथ ही साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में खोलने की बात की है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर मैं और बताऊं तो मनरेगा की बात कर लेते हैं। तो दूसरा बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये है कि सरकार ने मनरेगा का एलोकेशन घटा दिया है। पहले 3.2 था, वो 2.1 पे आ चुका है। याद रखिए कि इंडिया में मनरेगा, जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम कहा जाता है, इसके तहत सरकार गारंटी देती है रोजगार की 100 दिनों की। वो गारंटी सरकार, ये कांग्रेस सरकार लाई थी 2004-5 के दौरान, लेकिन और सरकार ने इसको कंटिन्यू किया है, लेकिन इसका एलोकेशन कम कर दिया है। अगर आपको कोविड के दिन याद हो, जितने मजदूर थे जब वो अपने गांव की ओर पहुंचे तो कई राज्य सरकारों ने उनको मनरेगा के तहत ही रोजगार दिया था। और कई राज्य जैसे छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए, इन लोगों में तो 100 दिन का रोजगार तुरंत कंप्लीट कर लिया था। पंजाब सरकार हो गई, हरियाणा सरकार हो गई। लेकिन दुख की बात ये है कि उसका एलोकेशन कम कर दिया गया है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। इतना ही नहीं, रूरल डेवलपमेंट, इंडिया की बहुत बड़ी आबादी, 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड इन विलेजेस। गांव में भारत की बहुत बड़ी आबादी रहती है, उस पे जो एलोकेशन रूरल डेवलपमेंट का था वो भी घट गया है। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि जब से इंडिया में रिसेशन आया और कोविड आया, तो एक बहुत बड़ी आबादी जो दूसरे शहरों, बड़े शहरों में नौकरी कर रही थी, वो अपने गाँव की ओर लौट गई। तो अगर वो गांव में लौट गई तो उनके एलोकेशन अगर आप मनरेगा में कम कर देंगे या रूरल डेवलपमेंट में कम कर देंगे, तो क्या इससे गांव प्रॉस्पर होंगे? क्या जो भारत में गांव के किसान या भारत के लोगों की जो बड़े सपने हैं, $5 ट्रिलियन इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पूरा हो पाएगा? मुझे तो थोड़ा डाउट है। लेकिन हाँ, सरकार ने कुछ अच्छा काम भी किया है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हायर एजुकेशन पे सरकार ने और स्कूल एजुकेशन पे सरकार ने बजट एलोकेशन बढ़ाया है, यहाँ पे पूरी तारीफ होनी चाहिए। और सोशल वेलफेयर पे भी सरकार ने अच्छा काम किया है, यहाँ पे भी सरकार ने 0.2% बढ़ाया है। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि 0.2% ग्रोथ को ज़ीरो मत समझिए, क्योंकि ठीक है आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बड़े जो लाखों करोड़ का जो बजट एलोकेशन है उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉब्स की। तो हिंदुस्तान में जो जॉब्स है वो क्राइसिस में चल रही हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। भारत की 44% आबादी आज भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही नौकरी करती है या खेती किसानी से अर्निंग करती है। और इस क्राइसिस में भी देखा जाए तो 7% की ग्रोथ रेट पे ये चल रहा है। ये बहुत हैरानी वाली बात है। हालांकि अगर हम दूसरे सेक्टर में देखें तो कंस्ट्रक्शन 0.1 पे है। माइनिंग जो बहुत ज़्यादा मजदूरों को नौकरी देता है, कोल खदान हो गए, मिनरल्स के हो गए, वहाँ पे 0.3 ये नेगेटिव है। और सर्विस सेक्टर को बेतहाशा लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं जो मिडिल क्लास का जो एरिया है अर्निंग का नौकरी के थ्रू, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, बैंक्स हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, MNCs हो, वो देखा जाए तो उसमें -5.5 ये नेगेटिव में चल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको बता दूं मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा कारखाने लगे, इंडस्ट्रीज़ बने, लोगों को नौकरी मिले। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ख़राब परफॉर्मेंस दे रही है। आप खुद देख सकते हैं, वर्स्ट परफॉर्मेंस है, -11.4 का है। बहुत से लोग पूछते हैं ना चाइना क्यों आगे चल रहा है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप जो फ़ोन खरीदते हो ना, वो फ़ोन असेंबल इंडिया में होता है, लेकिन उसके जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं, प्रोसेसर ले लीजिए, फ़ोन की जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हैं, कंप्यूटर हो गए, गैजेट्स हो गए, और बहुत इवन स्टील हो गया, ये सब चाइना से ही आता है। चाइना इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये थोड़ा सोचने लायक बात है। अब हम बात करते हैं, एक सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है जिसकी तारीफ होगी, वो है जल जीवन मिशन। इसके तहत सरकार सबको घर घर टैप वाटर देने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 2024 तक हर घर में जो है नल से जल पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार ने 2,87,000 करोड़ खर्च किए हैं। लेकिन अब बजट रिपोर्ट को ठीक से पढ़िएगा और इसी स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए तो ये 5 साल में खर्च होगा।
तो थोड़ा सा इसमें गिमिक हो गया है क्योंकि इन्होंने एलोकेशन को मर्ज कर दिया है, 5 साल के एलोकेशन को भी इसमें दिखा दिया है। तो नंबर देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन हकीकत में कम है, क्योंकि इसको 5 से डिवाइड कर दिया अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो सबने देखा किसान आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और ये एमएसपी क्या है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब किसान जो भी चीज़ की खेती करता है और जो भी उसको हार्वेस्ट करता है, जो भी वो उगाता है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, इसको मार्केट में बेचेगा तो उसकी कीमत सरकार निर्धारित करती है। लेकिन इसमें क्या चाहिए कि सरकार सारे चीज़ की अनाजों पे एमएसपी नहीं देती है। लेकिन अगर हम 10 ही हम अनाज को पकड़ें, ठीक है, और मैं आपको जो सोर्स बता रहा हूँ agrimarket.gov.in है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। तो सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 10 अगर हम उनको पकड़ते हैं अनाजों को, जैसे कि बाजरा, ग्राउंड नट, मेज़, मूंग, पैडी, रागी, सीसम, तूर, उड़द और सोयाबीन, इनको हम पकड़े तो इसका 68% ऐसी इसमें जो क्रॉप्स हैं इनको एमएसपी से कम दाम दिया गया किसानों को। तो आप खुद देख सकते हैं कि लगभग 70% जो अनाज है उनको कम दाम दिया जाता है, एमएसपी से भी कम, जबकि भारत में एमएसपी है, इन अनाज पे भी है, सब पे नहीं है, इस पे है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। दूसरा फैक्ट, इंडिया में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी के पूरे दाम मिलते हैं और वो सरकारी मंडी पे ही मिलते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये जो 3 जो एक्ट आए हैं सरकार ने बनाए, इसका किसान विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसान कह रहा है कि उसको एमएसपी की गारंटी दो। ये प्लीज़ आप किसान के फार्म बिल को पढ़िए, समझिए और किसानों को खालिस्तानी मत समझिए, क्योंकि उनके पास बहुत वैलिड रीज़न है और मीडिया उनको बहुत गलत तरीके से पेश कर रहा है और सरकार अपनी ही दुनिया में घूम रही है। मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। खैर आगे बात करते हैं। तो वो ये है कि फार्मर को खुश करने के लिए है, आपके फार्मिंग सेक्टर के लिए सरकार ने काफ़ी शानदार परफॉर्म करते हुए 1,48,301 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बताता चलूँ कि इस बजट में सरकार ने ये चीज़ ऐड कर दिया है एलोकेशन में, वो ये है कि पीएम किसान, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान योजना जो है, उसके 65,000 करोड़ भी इसी 1,48,000 करोड़ में जुड़े हुए हैं। जबकि ये स्कीम तो पिछले साल से चल रही है, तो उसको इसके एलोकेशन मिक्स करके किसान को खुश करने की कोशिश की है। लेकिन देखा जाए तो उस 1,48,000 में 65,000 करोड़ तो किसान सम्मान निधि का है। जो किसान सम्मान निधि है क्या? तो पीएम किसान सम्मान निधि ये है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। ये अब 2019 से मिल रहा है। इसका अमाउंट इसमें नहीं जोड़ना चाहिए था, बट सरकार ने जोड़ दिया है। खैर, इससे किसानों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो किसानों को नुकसान भी कई जगह हुआ है। जैसे किसानों का पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है, जीएसटी और टैक्स तो किसानों ने देना पड़ता है, लेकिन वो ढुलाई का चार्ज देना पड़ता है, मंडियों के मेंटेनेंस के दाम बढ़ गए। तो किसान को अगर 6,000 सरकार इस हाथ दे रही है तो दूसरे हाथ टैक्स के थ्रू वापस भी ले दे रही है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। तो हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो बिजनेस टाइकून से बिजनेस जो ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो देते हैं। सो इंडिया में जो पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 35% से भी ज़्यादा था, और वो 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। 2019 तक आते आते ये 25% पे आ गया है, मतलब काफ़ी नीचे आ चुका है। अब आपको मैं थोड़ा टैक्स को समझा दूँ तो भारत में टैक्स 2 तरीके से लिया जाता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, आप कुछ अमाउंट जो कमाते हैं साल में जो तनख्वाह पाते हैं उसको जोड़िए वेतन को, तो उसमें सरकार एक इनकम टैक्स लेगी, ये डायरेक्ट हो गया। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ये कंपनीज से लिया जाता है डायरेक्ट टैक्स के तौर पर। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आप कोई भी चीज़ खरीदिए, आप च्युइंगम खरीदिए, टॉफ़ी खरीदिए, माचिस खरीदिए, आइसक्रीम खरीदिए, कोई भी चीज़ खरीदेंगे, इवन किताब खरीदिए, तो आप पढ़िए, उसके पीछे लिखा रहता है प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो सरकार उसमें टैक्स लेती है। तो हम सभी लोग सरकार को टैक्स देते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसको सरकार ने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया है और वो सरकार उससे कमाई करती है। हाँ, तो जीएसटी टैक्स में सरकार का एलोकेशन कम हुआ है, पिछले महीने का छोड़ दें तो सरकार का एलोकेशन काफ़ी कम रहा है। 1 लाख करोड़ लाने में भी मुसीबत हो जाती है। अब बात करते हैं कि इंडिया में जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसकी हालत क्या। अगर हम ग्लोबल पैटर्न पे जाएं तो इंडिया का जो टैक्स रेट है वो बॉटम पे आता है, क्योंकि जितने भी देश हैं इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया 25.17 जो लेता है, तो देखा जाए तो जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, यूएसए,
यूएई, ये सभी जितने बड़े देश हैं ये भारत से ज़्यादा टैक्स लेते हैं कॉरपोरेट से, लेकिन भारत जो है वो 25% लेता है, काफ़ी पीछे है। जबकि इंडिया एक बहुत डेवलपिंग इकॉनमी है। एक साइड किसानों के ऊपर बहुत मुश्किलात आ गए हैं, उस पर सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन कॉरपोरेट्स को सपोर्ट कर रही है अच्छे कॉर्पोरेट टैक्स देके। अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स में चीज़ ऐड करता चलूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है सरकार ने, लेकिन इंडिविजुअल जो टैक्स है, इनकम टैक्स, इस बार के बजट में उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। तो एक सरकार ने अच्छा स्टेप लिया है, वो ग्रीन टैक्स लॉन्च किया है, जिसके तहत अब गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। उसके लिए अच्छी खासी कीमत 7,500 रुपये देनी पड़ेगी। मीडियम और हाईवे कमर्शियल को 10,000 से लेकर 12,500 रुपये देने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन का दाम भी 2 व्हीलर्स का जो है वो अब 1,000 हो गया है और 4 व्हीलर का 5,000 रुपये हो गया है। ये ग्रीन टैक्स लिया जाएगा ताकि इस ग्रीन फंड से भारत सरकार अपने देश में एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सके। ये अच्छा स्टेप है। और अब जितने भी व्हीकल्स हैं उनको 5 साल बाद हर 15 साल पे अपने गाड़ी को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर कमर्शियल गाड़ी है तो 20 साल बाद उसको मार्केट से बाहर करना पड़ेगा। आप भी ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया 2030 के जो इन्वायरमेंटल गोल है पेरिस डील के तहत और यूनाइटेड जो SDG है उसके तहत सरकार ने प्लान किया है कि वो इन्वायरमेंटल जो बेंचमार्क्स उसको बराबर करना है, क्योंकि भारत की आबादी पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, वो है इन्वायरमेंट क्राइसिस। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें वो ये है कि AC फ़ोन महंगे होने वाले हैं, गोल्ड और सिल्वर के दाम थोड़े घट जाएंगे। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल्चर मिनिस्ट्री का जो एलोकेशन है वो 15% घट गया है। पिछले साल 3,149 करोड़ उसको दिए गए थे, वो घट के 2,687 करोड़ हो गए हैं। ये बात शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि जो देश में वर्कर हैं, जो डेली वेज पे काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में मजदूरी करते हैं, जो भी डेली वेज के वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनका सरकार एक पोर्टल बनाएगी, उनका डेटा बनाएगी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा लॉकडाउन के वक्त जब बहुत से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य पैदल टहल रहे थे, और जब विपक्ष ने पूछा कि कितने मजदूर हैं जो एक राज्य दूसरे राज्य पैदल टहल रहे हैं, कितने लोग हैं, उनकी संख्या बताइए, तो सरकार संख्या नहीं दे पाई थी लोकसभा और राज्यसभा में। उसको देखते हुए सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का जो बजट एलोकेशन है वो घट गया है। ये बात मैं भी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखते रहिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और। तो सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए 50,000 करोड़ सरकार दे रही है, जो रिसर्च को प्रमोट करेगा। बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन एक गलत स्टेप भी मैं बोलूँगा। सरकार पैसे की कमाई के लिए अब PSU को बेचने जा रही है। मैं इस बात से हाईली डिसएग्री हूँ। अगर कोई आपके घर में कोई बेटा है जो अच्छा परफॉर्म करता था पास्ट में, अच्छा पैसा कमा के दे रहा था, अगर वो अच्छा काम अब नहीं कर रहा है या पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि उसको उठा के बेच देंगे। सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने PSUs, जहाँ पे जो सिक PSUs है उनको बेचेगा, और जो PSUs है इसके अलावा उनमें सिर्फ 4-5 PSUs को छोड़ दे तो उनमें वो अपने जो स्टेक्स हैं, जो सरकार की हिस्सेदारी है, वो उसको कम करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, और स्ट्रैटेजिक सेक्टर के नाम पे सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। आगे मैं इस चीज़ को प्रूव भी करने वाला हूँ। कैसे? वो ये देखिए, ऐसे सरकार LIC में अपने स्टेक्स बेचने जा रही है, उसके लिए अमेंडमेंट करके एक नया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने जा रही है। सरकार ने ऑलरेडी कह दिया कि 2 बड़े PSU बैंक को वो बेचेगा, एक इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो सरकारी है, उसको भी बेचेगा। और ये इकोनॉमिक टाइम की और हिंदू की न्यूज़ में कोट करके बता रहा हूँ। साथ ही साथ सरकार ने बजट में साफ साफ कहा है, मैं द प्रिंट की न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, कि वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने जा रहे हैं, और ये बहुत एम्बिशियस प्लान है। वाजपेयी सरकार ने भी किया था, लेकिन इन्होंने तो 23 PSU को बेचने का टारगेट रखा है, और इसके तहत इन्होंने 1,75,000 करोड़ कमाने का प्लान किया है। इसमें चीज़ बता दूं कि पिछले साल भी ऐसे ही इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। 2 लाख करोड़ का टारगेट रखा था और मात्र 35,000 करोड़ रुपए ही कमा पाए थे, जिसमें एयर इंडिया को बेचने की बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो। अब हम और बात कर लेते हैं, तो वो कौन से PSU है जिनको ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं, यानी अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात कर रहे हैं।
आप में से कई लोग मुझसे कहेंगे कि सरकार के पास स्वामित्व रहेगा। स्वामित्व की बात यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कंपनी में अगर आपके पास भले अधिकार हो, आप स्वामी हो, लेकिन उसमें बाकी मैनेजमेंट अगर आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो उनकी भी दखल बढ़ेगी, तो कोई डिसीजन सरकार फ्रीली नहीं ले सकती है। तो आप ये लॉजिक बिल्कुल मुझे मत दीजिए कि नहीं सरकार प्राइवेटाइज करी तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। पहले देश में एक BSNL चलता था, अच्छा काम कर रहा था, सरकार ने उसको प्राइवेटाइज को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया और एक कंपनी को, जियो को, तो इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि BSNL एकदम बिकने का कगार पे आ गया, ख़त्म सा हो गया, MTNL ख़त्म सा हो गया। अगर हम बात करते हैं टीवी की तो DD1 एक बहुत अच्छा चैनल था, सरकार ने कहा नहीं प्राइवेटाइज करते हैं, केबल चैनल को लाते हैं। DD1 बहुत अच्छा आता था, आज DD1 कोई नहीं देखता है, दूरदर्शन कोई नहीं देखता है, वो रामायण वाला एपिसोड को, लॉकडाउन को छोड़ दें तो अलग बात है। इसके साथ जो प्राइवेट चैनल्स वो भी लगभग लोग पिट से गए हैं, क्योंकि कोई भी इंटरटेनमेंट चैनल आज के दौर पे बहुत कम देखता है, लोग यूट्यूब और इंटरनेट की ओर बढ़ गए। तो देखा जाए तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं प्राइवेटाइजेशन करने का, और सरकारी PSU सरकार की जिम्मेदारी है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये अपना हाथ पीछे करने की बात हो गई। अब PSUs की बात करते तो इसमें जितने PSUs आप देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये ज़्यादातर मिनी रत्ना, नवरत्ना या महारत्ना स्टेटस के, यानी सरकार को हज़ारों करोड़ का मुनाफा हर साल देते हैं। बट इस बार सरकार इनको बेचने की फिराक में है, पूरी तैयारी कर चुकी है। मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ, जैसे पवन हंस लिमिटेड, ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह बना के देता है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट करता है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया को बड़े बड़े जो शिपमेंट्स होते हैं उसको, कंसाइनमेंट होता है उसको भेजता है, इसको सरकार अपने स्टेक्स बेचने जा रही है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपने स्टेक्स बेचने जा रही है। भारत पेट्रोलियम में अपने स्टेक्स बेचने जा रही है। भारत पेट्रोलियम इंडिया का सबसे बड़ा LPG और पेट्रोलियम प्रोवाइडर है। एयर इंडिया, उसको सरकार ऑलरेडी बेचने की तैयारी कर चुकी है। BEML, भारत इलेक्ट्रिकल जो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, इसको भी भारत सरकार बेचने जा रही है। डिफेंस से जुड़ा है, यह भी भारत सरकार की यूनिट है, सरकार इसको भी बेचने जा रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे सरकार पैसे तो कमा लेगी, लेकिन अपने अधिकार ज़रूर खो देगी, ये याद रखिएगा, और इससे कहीं ना कहीं जनता को लॉस होगा। और ये भी बात याद रखिए कि आज तो आप बेच लेंगे, लेकिन कल को अगर कोई क्राइसिस आती है कोरोना जैसी, तब आप किसको बेचेंगे, ये ज़रा सोचिएगा। अब आगे बात करते हैं। तो हेल्थ बजट की अगर हम बात करें तो सरकार ने इस बार कई स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है और नए नाम से लॉन्च कर दिया है, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, इसको न्यूट्रिशन से जुड़े चीज़ के लिए लॉन्च कर दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम का नाम बदल के मिशन शक्ति कर दिया गया है, और बच्चों के प्रोटेक्शन से जुड़ी स्कीम का नाम बदल के मिशन वात्सल्य कर दिया गया है। तो सरकार नाम बदलने में बेहद माहिर है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, और नाम बदलने से कुछ नहीं होता, वैसे मैं बता दूं। खैर आगे चलते हैं। तो आप इस चार्ट को ठीक से देखिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पिछले साल बजट में जो आंगनवाड़ी सर्विसेज थे, पोषण अभियान था, और एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए जो एलोकेशन था वो तकरीबन 25,000 करोड़ का था, उसको मर्ज करके सक्षम स्कीम नाम रख दिया गया है, उसका एलोकेशन घटा दिया गया है, 20,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप चार्ट नीचे देखिए तो नेशनल क्रच स्कीम पे 75 करोड़, बेटी बचाओ पे 220 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY पे 2,500 करोड़ रुपए, जेंडर बजटिंग रिसर्च पे 8 करोड़ रुपए, इसको भी मर्ज करके एक सामर्थ्य नाम का एक स्कीम बना दिया गया और उसमें बजट एलोकेशन घटा दिया गया। पहले 2700 करोड़ था, 2,500 करोड़ है। अगर हम पोषण अभियान की बात लें तो उसका बजट जो पिछले बार 3,700 करोड़ रुपए था वो घटा के 2,700 करोड़ कर दिया गया है, अपने आप में 27% रिड्यूस किया गया है। ये सोचने लायक बात तब है जब देश में वुमेन की हालत बहुत कमज़ोर है, डोमेस्टिक वायलेंस चरम पे है, हर 4 मिनट में भारत में रेप होता है, डाउरी आज भी चल रहा है, वुमेन हेल्थ और जेंडर क्राइसिस आज भी देश में बहुत बड़े इशू हैं। वुमेन हेल्थ की बात करिए तो इंडिया में एनीमिया में इंडियन वुमेन सबसे ऊपर हैं, गर्ल्स बहुत ऊपर हैं, जेंडर इक्वालिटी में इंडिया बहुत पीछे है। मैं कितने फैक्ट्स आपको दूं। साथ ही साथ अगर हम आगे देखें सो इंडिया हेल्थ की ही बात मैं कर रहा हूँ तो GDP का सिर्फ 0.01, अगर इस 2020-21 की बात करें जो बजटरी एलोकेशन है वो GDP के रेशियो में देखें तो सिर्फ 0.01% देता है। डेनमार्क से तुलना करें जो कई सोशल इंडेक्स पे टॉप पे चलता है वो 0.93 दे रहा है, भारत बॉटम में है, और भारत नमीबिया, फिलीपीन, श्रीलंका जैसे देशों के साथ है जो 0.01% एलोकेट करते हैं।
इसमें एक चीज़ बता दूं कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, अगर उसमें ये एलोकेशन है तो ऑब्वियस बात है इंडियन लोगों की हेल्थ पे काफ़ी लॉस है। यहाँ पे डॉक्टर्स के नंबर बहुत कम है, सरकारी हॉस्पिटल बहुत कम है, गांव में हेल्थ फैसिलिटीज़ बद से बदतर है। ये सोचने लायक बात है। अभी कोविड आया था, कोविड में 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हुए थे। अब सीरो सर्वे भी पढ़िएगा तो कहता है कि 5 में से हर एक भारतीय को कोविड हुआ था। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ICMR की रिपोर्ट बता रहा हूँ। अब हम हेल्थ बजट को देख लेते हैं। तो हेल्थ बजट में सरकार ने बिल्कुल 137% की ग्रोथ के साथ ही बढ़ाते हुए 74,000 करोड़ खर्च करने की बात की है। लेकिन इसमें कैच ये कि इस 74,000 करोड़ में 35,000 करोड़ तो कोविड वैक्सीन का दाम है, जो 400 रुपये के हिसाब से चले तो भारत में कोविड शील्ड और कोवैक्सीन का जो दाम है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, एक भारत बायोटेक का है, उसका इसमें बजट भी मिला दिया सरकार ने। अब ये चीज़ याद रखिए, बाकी देशों ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको अपने बजट में नहीं मिक्स किया है, लेकिन भारत सरकार ने बजट में इसको मिक्स कर दिया है। और ये नंबर हम लोगों को, जनता को सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन बाकी जो बजटरी एलोकेशन है, अगर हम कोविड का हटा दें तो ये बजट एलोकेशन घट जाता है। नीचे एक टेबल बनी, आप देख सकते हैं कि सरकार अगर 50% आबादी को देती है वैक्सीनेशन तो उसको 27,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, यानी बजटरी एलोकेशन 35,000 का 77%। अगर 60% आबादी को वैक्सीनेशन के लिए जाए तो 93% हो जाएगा, टोटल 32,000 करोड़। अगर गवर्नमेंट 70% आबादी को भी वैक्सीनेशन के लिए सोचती है तो ये बढ़ के 37,000 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा, यानी जो बजट एलोकेशन है 35,000 का, उससे भी 2,500 करोड़ रुपये ज़्यादा। तो इससे आप देख सकते हैं कि भारत में प्रॉब्लम है। अब एक और बात जाते थे बता दूं, इंडिया में एक स्कीम आई थी 2018 में, वो थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको जो एक जन आरोग्य योजना जिसमें कहा गया था आयुष्मान भारत, जिस स्कीम का नाम, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई थी, जिसमें PM साहब ने लॉन्च किया था कि सबको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। और ये स्कीम अच्छी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टेट वाइज कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। आंध्र प्रदेश में 70.2% लोगों ने ये ऑप्ट कर रखा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या कोई और सरकारी हेल्थ स्कीम मिल रही है, लेकिन बिहार में ये घट के 14% हो जाती है। ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका में काफ़ी कम है, जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर ठीक से काम नहीं हो रहा है। और ये रिपोर्ट सरकार ने खुद अपने जो नेशनल जो फैमिली जो हेल्थ सर्वे है 5th राउंड का, उसमें ये बात आ रही है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इकोनॉमी सर्वे में एक बात उठ के सामने आई थी, उभर के सामने आई थी, वो ये थी कि इंडियंस कि जो हेल्थ पे जो खर्च है वो आउट ऑफ द पॉकेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम GDP के रेशियो में देखें, वो कंट्रीज़ जो अपने GDP का 10% से कम खर्च करती है हेल्थ में, अगर मैं नाम लूँ, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ होंगी, कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें, साउथ एशिया में देखें या पूरी दुनिया का एवरेज उठा के देखें, तो इंडिया में सबसे कम है। यानी कि इंडिया में जो आउट ऑफ द पॉकेट है, इसमें लिखा नहीं, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, वो 65% है। ठीक है, मतलब इंडिया को अपनी बहुत ज़्यादा अपने सैलरी का, जो भी उसकी कमाई से बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। मतलब अगर आप इंडिया में बीमार होते हैं तो आप यहाँ अगर हेल्थ का ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसका दाम बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे अगर आपको TB हो जाए, कैंसर हो जाए, कैंसर का तो डिटेक्शन ही नहीं है बहुत अच्छा इंडिया में। TB भी इंडिया में डॉट्स हैं, लेकिन डॉक्टर की इतनी कम संख्या कि आप स्पेशल डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते। पहुंच जाते हैं तो सरकारी डॉक्टर के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, वहाँ पे चीज़ें कम हैं। सरकार काम कर रही है लेकिन उसका रन रेट या स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब है। और ज़्यादातर लोगों को सरकारी सिस्टम पे भरोसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उसके दाम बेतहाशा हैं, वो पता नहीं 5 स्टार होटल का दाम ले रहे हैं। सो इंडिया में जो इकोनॉमिक सर्वे ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि इंडिया के एक सबसे हाईएस्ट आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है। मतलब अगर हेल्थ पे बीमार होते हैं उसका जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। यूरोप में 7 है, अफ्रीका में 7 है, अमेरिका में 11 स्कोर है, आपका मेडिटेरियन कंट्रीज़ में 12 है, दुनिया का 13 है, लेकिन भारत का 17 है। तो ये फिगर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एडवाइस चैनल का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस शॉकिंग वीडियो को देखिए। मैं अगले वीडियो में बजट की डिटेल या कुछ नए वीडियो साथ आपसे जल्द मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।